नमस्कार। आज हम कोशिका के अंदर की दुनिया में झांकेंगे और दो बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन बिल्कुल अलग-अलग कोशिकांगों पर चर्चा करेंगे, पेरोक्सिसोम और राइबोसोम। जी बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इन दोनों की संरचना, इनके काम और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये कितने जरूरी हैं इस पर काफी रोशनी डालती है। हाँ, तो हमारा मिशन है इन जटिल वैज्ञानिक चीजों को थोड़ा सरल और दिलचस्प तरीके से समझना। बिल्कुल। ये कोशिकांग भले ही बहुत छोटे हों पर इनके काम बहुत बड़े हैं। एक को कह सकते हैं कोशिका का डिटॉक्स सेंटर, तो दूसरा है इसकी प्रोटीन फैक्ट्री। आज हम जानेंगे कि ये दोनों कोशिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने अहम हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पेरोक्सिसोम से। स्लाइड्स में इसे डिटॉक्सिफिकेशन यूनिट कहा गया है। तो ये असल में करता क्या है? देखिए, पेरोक्सिसोम एक एकल झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। इसका मुख्य काम है, जैसा कि नाम से पता चलता है, डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब हानिकारक पदार्थों को निष्क्रिय करना। ओके। इसके अलावा लिपिड का मेटाबॉलिज्म और कोशिका में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नियंत्रित करना भी इसका एक बड़ा काम है। इसकी संरचना पर अगर नजर डालें तो इसमें एक क्रिस्टलीय कोर दिखता है और एंजाइमों से भरा मैट्रिक्स। पर एक बात बड़ी दिलचस्प है कि इसमें अपना डीएनए राइबोसोम नहीं होता। हाँ, और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। क्योंकि इसके पास प्रोटीन बनाने की अपनी मशीनरी नहीं है, तो इसे अपने सभी जरूरी प्रोटीन कोशिका द्रव्य से, मतलब साइटोप्लाज्म से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, तो ये पूरी तरह से बाहरी सप्लाई पर निर्भर है। जी, और ये काम पेरोक्सिन या PX प्रोटीन्स नाम के खास प्रोटीन करते हैं। वो गेटकीपर की तरह काम करते हैं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। इसके अंदर दो मुख्य एंजाइम हैं, ऑक्सीडेज और कैटालेज। स्लाइड्स कहती हैं कि ऑक्सीडेज ऑक्सीजन का उपयोग करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, H2O2। हाँ, H2O2। लेकिन ये तो कोशिका के लिए जहरीला हो सकता है ना? बिल्कुल। और ठीक यहीं पर कैटालेज की भूमिका आती है। जैसे ही ऑक्सीडेज वो खतरनाक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, तो कैटालेज उसे साफ कर देता है। तुरंत वो एक सुपर हीरो की तरह काम करता है और उस H2O2 को फौरन पानी और ऑक्सीजन जैसे सुरक्षित अणुओं में तोड़ देता है। यह कोशिका की एक बहुत ही शानदार सुरक्षा प्रणाली है। वाह, तो पहले खतरा पैदा करो ताकि दूसरा खतरा मिट सके और फिर पहले वाले को भी खत्म कर दो। आपने एकदम सही पकड़ा, यही इसकी खासियत है। डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है, खासकर बहुत लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड्स यानी VLCFA को तोड़ने में। सही। स्लाइड्स के मुताबिक ये माइटोकॉन्ड्रिया से भी लंबी फैटी एसिड चेन को तोड़ सकता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। पेरोक्सिसोम एक स्पेशलिस्ट की तरह है जो पहले सबसे मुश्किल काम करता है। ये उन VLCFA को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि बाद में माइटोकॉन्ड्रिया उन्हें ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर सके। अच्छा, और ये माइलिन बनाने के लिए जरूरी प्लाज्मालोजेंस का भी संश्लेषण करता है। माइलिन ये वही है जो नर्व सेल्स के ऊपर होती है। जी बिल्कुल। माइलिन हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के ऊपर एक सुरक्षा कवच की तरह होती है, जैसे बिजली के तार पर इंसुलेशन। ये नर्व सिग्नल्स को तेज और सही तरीके से भेजने में मदद करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेरोक्सिसोम में कोई समस्या हो तो उसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे कि ज़ेल्वेगर सिंड्रोम में होता है। हाँ, ज़ेल्वेला सिंड्रोम इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है। इस सिंड्रोम में पेरोक्सिसोम ठीक से काम नहीं करते और फिर नतीजा ये होता है कि वो VLCFA शरीर में जमा होने लगते हैं, जिससे बहुत गंभीर न्यूरोलॉजिकल परेशानियां होती हैं। ये दिखाता है कि एक छोटा सा कोशिकांग कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब कोशिका के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, राइबोसोम, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये पेरोक्सिसोम से एकदम अलग है, इसमें कोई झिल्ली नहीं होती। हाँ, ये एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण है। मतलब ये लगभग 60% rRNA यानी राइबोसोमल RNA और 40% प्रोटीन से बना है। और एक खास बात यह है कि इसमें मौजूद rRNA सिर्फ ढांचा नहीं बनाता। सही कहा, वो खुद एक एंजाइम की तरह भी काम करता है, जिसे हम राइबोजाइम कहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी। स्लाइड्स में दो तरह के राइबोसोम दिखाए गए हैं, प्रोकैरियोटिक जो 70S हैं और यूकैरियोटिक जो 80S हैं। और एक मजेदार बात यह है कि S यानी स्वेडबर्ग यूनिट योगात्मक नहीं है। मतलब 50S और 30S मिलकर 80S नहीं बनते? हाँ, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। ये एक आम गलतफहमी है।
एस असल में अवसादन गुणांक को दिखाता है, मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये सिर्फ वजन पर नहीं बल्कि कण के आकार और घनत्व पर भी निर्भर करता है। अच्छा, तो जब दोनों उप इकाइयां जुड़ती हैं तो उनका जो कंबाइंड शेप और डेंसिटी होती है उसकी वजह से उनका कुल मान अलग होता है। समझ गया। तो ये सीधा सीधा गणित नहीं है। अब इसकी संरचना देखें तो इसमें एक बड़ी और एक छोटी सब यूनिट होती है। जी, छोटी वाली मैसेंजर आरएनए से जुड़कर जेनेटिक कोड पढ़ती है और बड़ी वाली अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन की चेन बनाती है। ये प्रक्रिया एक असेंबली लाइन की तरह काम करती है। राइबोसोम पर 3 खास जगहें होती हैं, ए, पी और ई साइट। ये पी और ई? हाँ, नया अमीनो एसिड ए साइट पर आता है, बढ़ती हुई प्रोटीन चेन पी साइट पर रहती है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो खाली टीआरएनए होता है वो ई साइट से बाहर निकल जाता है। और ये राइबोसोम कोशिका में 2 अलग-अलग जगहों पर पाए जाते हैं, है ना? कुछ तो आजाद घूमते हैं और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। सही। जो फ्री राइबोसोम है वो वे प्रोटीन बनाते हैं जिनका उपयोग कोशिका के अंदर ही होता है, जैसे साइटोप्लाज्म में काम करने वाले एंजाइम। बिल्कुल। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं वे वो प्रोटीन बनाते हैं जिन्हें या तो कोशिका से बाहर भेजना होता है या फिर लाइसोसोम जैसे दूसरे कोशिकांगों में। वो अब इन सब का क्या मतलब है? मतलब हमारे स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिहाज से राइबोसोम का चिकित्सीय महत्व क्या है? स्लाइड्स में एंटीबायोटिक्स का उदाहरण दिया गया है। ये आधुनिक चिकित्सा का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, जैसा हमने बात की, बैक्टीरिया में 70 राइबोसोम होते हैं और हम इंसानों में 80। जी। और ये छोटा सा अंतर ही सब कुछ है। ये हमें ऐसी दवाएं बनाने की इजाजत देता है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के राइबोसोम को निशाना बनाती हैं। इसे चयनात्मक विषाक्तता यानी सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी कहते हैं। मतलब हम दुश्मन की फैक्ट्री बंद कर देते हैं जबकि हमारी अपनी फैक्ट्री चलती रहती है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये बैक्टीरिया की 30S सब यूनिट पर हमला करते हैं। हाँ, और एरिथ्रोमाइसिन जैसी दवाएं 50S सब यूनिट को निशाना बनाती हैं। तो इससे बैक्टीरिया अपने लिए जरूरी प्रोटीन नहीं बना पाते और मर जाते हैं, जबकि हमारी कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल। इसी सिद्धांत पर आज की तारीख में कई एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। आखिर में स्लाइड्स में दोनों की एक तुलना भी है। पेरोक्सिसोम में झिल्ली होती है, राइबोसोम में नहीं। एक ऑक्सीकरण और डिटॉक्स करता है, दूसरा प्रोटीन बनाता है। पेरोक्सिसोम आकार में बड़ा होता है, राइबोसोम बहुत ही छोटा। ये सारा सारांश दोनों के बीच के मौलिक अंतरों को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। दोनों ही कोशिका के लिए अनिवार्य हैं, पर दोनों के काम करने का तरीका और उनकी बनावट मतलब पूरी तरह से अलग है। तो आज हमने कोशिका के इन 2 सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली घटकों पेरोक्सिसोम और राइबोसोम को काफी करीब से जाना। एक हमारे शरीर को जहरीले पदार्थों से बचाता है, तो दूसरा जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे इनकी बनावट इनके काम को संभव बनाती है, कैसे पेरोक्सिसोम में एक छोटी सी गड़बड़ी ज़ेल्विगर सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है, और कैसे हम राइबोसोम के अंतर का फायदा उठाकर जीवन रक्षक एंटीबायोटिक्स बना पाए हैं। जी, ये वाकई दिखाता है कि बायोलॉजी की गहरी समझ कितनी जरूरी है। श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। जिस तरह हमने बैक्टीरिया और इंसानी राइबोसोम के बीच के अंतर का उपयोग करके चयनात्मक दवाएं बनाई, क्या भविष्य में हम पेरोक्सिसोम से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए भी इसी तरह के लक्षित तरीकों को विकसित कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद उन PEX प्रोटीन्स को ठीक करके या कोई एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बनाकर। हाँ, शायद। ये विज्ञान और चिकित्सा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब भविष्य में कई जिंदगियों को बदल सकता है।